बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड बेसेस एंड सॉल्ट की। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था लास्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के अंतर्गत बेकिंग सोडा के निर्माण विधि की, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा उसके यूजेस के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जिसका नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में पीओपी भी कहा जाता है। आप इस नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, इसके कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, physical and chemical properties of POP and some most important uses of POP. Okay, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर जो इसके हम केमिकल फार्मूला की बात करें, ठीक है, इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम होता है, इसमें सल्फर होता है और ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु मौजूद होते हैं। इसके अलावा जल की बात करें तो जल का इसमें आधा मोलिक्यूल्स, हाफ मोलिक्यूल्स, आधा अणु इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला बनता है वो बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, आप जानते हैं कि CaSO4 इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा होता था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया 1 हो तो आप क्या पढ़िए, मोनो पढ़िए, 2 हो तो क्या पढ़िए, डाई पढ़िए। अगर यहाँ पे 3 राइट है तो उसे ट्राई पढ़िएगा, 4 है तो टेट्रा पढ़िएगा, 5 है तो पेंटा पढ़िएगा। वैसे ही यहाँ पे 10 होता है तो हम लोग क्या पढ़ते थे, डेका पढ़ते थे। लेकिन अगर तो यहाँ पे हाफ होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं हेमी, उसको हम लोग पढ़ते हैं हेमी। और हमने कहा था आपसे कि अगर जो किसी भी सॉल्ट में वाटर ऑफ मतलब कि मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग हाइड्रेट पढ़ते थे। ठीक है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग हाइड्रेट पढ़ते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम बनेगा, इसका जो केमिकल नेम बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसे हम लोग अर्ध भी पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग हेमी के जगह पे अर्ध भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम एक तो ये बन जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और दूसरा भी बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कब हाइड्रेट लिखा जाता है। हाइड्रेट तब लिखा जाता है जब किसी साल्ट के इकाई सूत्र से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हो जाते हैं, तो उनको जब हम केमिकल रूप मतलब केमिकल नेम के रूप में राइट करते हैं तो हम वहां पे हाइड्रेट लिखते हैं। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल के इन अणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी में क्रिस्टलन जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो कैल्शियम सल्फेट का एक अणु है तो वहां पे वाटर का, जल का आधा अणु उपस्थित होता है। लेकिन अगर जो कैल्शियम सल्फेट के हम अणुओं की संख्या कर दें 2, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। भाई यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 हैं। तो जब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट होंगे तो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाफ हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट
जल के अणुओं की संख्या 2 कर दी जाएगी तो वहां पे मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जो पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में हमने कहा था पीओपी भी कहा जाता है, में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? हाफ होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हाफ होती है। ठीक है, इसे आप भूलिएगा नहीं, आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये हो गया इसका आपका केमिकल फार्मूला और ये हो गया इसका केमिकल नेम। केमिकल फार्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है लैब में, या फिर सबसे पहले इसको कैसे बनाया गया था, क्या प्रोसेस होता है इसके निर्माण की। तो प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, लैब प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसको लैब में कैसे तैयार किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग लेते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, जब जिप्सम को 373 केल्विन, ठीक है 373 केल्विन, या फिर आप कह लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप रिलेशन जानते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पिछली क्लास में आपने इसे पढ़ा था कि क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब आपकी बनती है पीओपी। ठीक है, क्या बनती है? पीओपी आपकी बन जाती है। अब जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, यह आपका जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है। जिप्सम के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सीमेंट आप जानते हैं, ठीक है, सीमेंट जो होता है, सीमेंट में जमने की दर कम करने के लिए जिप्सम को मिला दिया जाता है। जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो सीमेंट होती है उस सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, क्योंकि जिप्सम जो है वो जमने की दर को सीमेंट के कम कर देती है। ठीक है, तो ये आपका जिप्सम हो गया, यानी कि CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 2 हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, यदि 2 होंगे तो उसे आप लोग क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। तो इसका जिप्सम का जो केमिकल नेम होगा वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। इसे हम लोग हाइड्रेट पढ़ते हैं, हमने आपको बताया। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो जब हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी। और पीओपी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कि यहाँ पे बनेगा CaSO4 और .2H2O। ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के अणुओं की संख्या है 2, लेकिन यहाँ पर कितनी है? हाफ है। इट मीन्स अभी यहाँ पर जो है वो 1/2 अर्थात 3/2 जो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो बच गए। तो साथ में यानी कि जल के 3/2 जो मोलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे पीओपी कहा जाता है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थी लैब प्रोसेस। इस तरीके से लैब में बनती है पीओपी। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम पीओपी को जिप्सम को गर्म करके ही बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके ही बनाई गई थी। यह था लैब प्रोसेस किसके निर्माण की? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4.2H2O के निर्माण की। बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब जिप्सम को गर्म करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका यही होगा। दूसरा कैसे पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे आप? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं।
दूसरा आपका क्वेश्चन पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण दीजिएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट करते रहें, ठीक है। तो यह था लैब प्रोसेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसके पहले हम लोग बात कर लेंगे कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड देन हम लोग बात करेंगे कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जब घर वगैरह बनते हैं उसके बाद में अलंकरण के लिए, उनको सजाने के लिए एक विशेष प्रकार का आपका बाद में पदार्थ यूज होता है, जिसे हम लोग पीओपी भी कहते हैं ना कि पीओपी लगवाना है, ये करना है। दरअसल वो यही पीओपी होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। आपने उसको देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर आप पहले से ही जानते हो, बस व्हाइट होता है। कैसा होता है वो? सफेद रंग का होता है। अब आप देखते होंगे कि वो ठोस होता है, गुटके जैसा होता है, फिर पाउडर होता है, आपने उसे देख रखा होगा। पाउडर होता है वो चूर्ण होता है, ठीक है। तो यह सफेद रंग का होता है और यह चूर्ण होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यह सफेद रंग का पाउडर होता है, सफेद रंग का यह चूर्ण होता है। देखा है, जो लोग पीओपी लगाते हैं वो पीओपी को वाटर में डिजॉल्व करते होंगे, घोलते होंगे। क्या पीओपी वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती है? बताइए आप। तो आपका आंसर होगा नो, नहीं घुलती है। अगर ये पूरी तरीके से घुल जाएगी, क्या यह उस तरीके से घुल जाती है जिस तरीके से चीनी जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? आपका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो पीओपी है वो जल में अल्प विलेय होती है, जल में पूरी तरीके से नहीं डिजॉल्व होती है, ठीक है। तो इसका ये सेकंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि यह जल में क्या होती है? अल्प विलेय होती है, ठीक है। अब देखिएगा, जब वह मतलब जल में घुला हुआ या फिर पेस्ट जैसा बना हुआ वो पदार्थ जब मिस्त्री या फिर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, दीवार वगैरह में लगा देता है, तो कुछ समय के पश्चात वो अपने आप बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, ठीक है। यानी कि जल के संपर्क में आकर, जल के या फिर नमी के संपर्क में आकर पीओपी जम जाती है, ठीक है। इसकी यह एक विशेषता होती है कि यह जल के संपर्क में आकर के क्या हो जाती है? जम जाती है, ठीक है। तो यह इसका थर्ड हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इसका क्या था? यह सफेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है, जल में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है, बहुत कम मात्रा इसकी वाटर में डिजॉल्व होती है, केवल यह वाटर का कलर चेंज कर देता है, ठीक है। यह उस तरीके से नहीं घुलता है जिस तरीके से नमक, सॉल्ट, ठीक है, या फिर कह लीजिएगा आपका शक्कर यानी कि जो चीनी होता है, जो शुगर होता है, वो जिस तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, दरअसल उस तरीके से पीओपी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। जब कोई पदार्थ उस तरीके से, जिस तरीके से चीनी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, ना घुले, तो उसको हम मिसिएबल यानी कि विलेय, घुलनशील नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह भी पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा यह जल के संपर्क में जब आता है, ठीक है, जल के संपर्क में आकर पीओपी जो है वो जम जाती है। या इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। अब देखिएगा इसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। बोर्ड एग्जामिनेशन में सर्वाधिक बार यदि किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका है पीओपी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो रासायनिक गुण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये कई बार, अरे कई बार क्यों कह लीजिएगा, लगभग हर वर्ष ये पूछे जाते हैं। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। इट मीन्स यहां से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको जरा आप गौर कीजिएगा इन क्वेश्चंस पे। पहला यहाँ पे जो हमने हेडिंग लिखी है वो लिखा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट से मतलब क्या है? इसका यह मतलब होता है कि क्या होगा जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को और गर्म कर देंगे। आप जानते हैं कि जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो
जिप्सम में से जल के 3/2 जो आपके मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और आपका जो शेष पदार्थ बचता है दरअसल वही क्या होता है, पीओपी होता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म करते वक्त टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो अगर जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा हो गया, ये टेम्परेचर 120 डिग्री या फिर मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जल के जो 2 मोलिक्यूल्स होते हैं, जल के जो 2 अणु होते हैं वह भी बाहर निकल जाएंगे, और उस कंडीशन में पीओपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीओपी का निर्माण नहीं होगा। तो पीओपी के निर्माण में ताप का नियंत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो ताप नियंत्रित रहे, यह क्यों आवश्यक है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि अगर जो टेम्परेचर 120 या फिर मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जो क्रिस्टलन जल के 2 मोलिक्यूल्स होते हैं वह भी वहां से भाग जाते हैं, वो भी वहां से निकल जाते हैं, और आपका केवल निर्जल कैल्शियम सल्फेट बच जाता है, तब आपका पीओपी नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिएगा ताप का प्रभाव क्या होता है जब हम लोग पीओपी को हीट करते हैं। तो पीओपी का फार्मूला जानते हैं आप, केमिकल क्या होता है, CaSO4 और डाट हाफ H2O। ऑलरेडी हम लोग जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते मतलब किए थे, तब जाकर के आपका बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब हम क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 120 से ज्यादा, आप कह लीजिएगा 120 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा इसको हम लोग ज्यादा ताप पर इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो जो वाटर का यानी कि क्रिस्टलन जल का जो ये हाफ अणु इसमें आपका प्रेजेंट है वह भी यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये बचेगा आपका CaSO4, और ये आपका बाहर निकल गया, ये आपका हो गया हाफ H2O। यह आपका है निर्जल कैल्शियम सल्फेट, ऐसा कैल्शियम सल्फेट जिसमें वाटर नहीं है, जिसमें जल नहीं है। निर्जल कैल्शियम सल्फेट को ही मृत ज्वलित कहा जाता है। ठीक है, इसी को मृत ज्वलित कहा जाता है या फिर मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। इसी को मृत ज्वलित या फिर मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह केमिकल रिएक्शन है। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तो क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो क्रिस्टलन जल का आधा अणु भी बाहर निकल जाता है, और शेष आपका निर्जल कैल्शियम सल्फेट बचता है, जिसको हम लोग मृत ज्वलित या फिर मृत तापित प्लास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे बनाएंगे, मृत ज्वलित या फिर मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन विद वाटर यानी कि जल से क्रिया। जल से क्रिया इसकी क्या होती है, इट मीन्स क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है। ठीक है, देखिएगा हमने पहले ही कहा था कि यह वाटर के संपर्क में जब आएगा, जब यह पानी के संपर्क में आएगा तो ये जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। आप देखिएगा ये है आपका CaSO4 हाफ H2O यानी कि पीओपी, या कि क्या हो गई, पीओपी हो गई। अब ये इसको किसके संपर्क में हमको लेके आना है, वाटर के संपर्क में इसको हमें लेकर के आना है। तो ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस का क्या हो गया, जल हो गया। यह जब जमता है तो जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, ये जब जमेगा तो किसमें बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है यह जम करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। आपको हम बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको पीओपी के जमने की प्रक्रिया कहते हैं। पीओपी के जमने की अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की क्रिया कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की क्रिया को समझाइएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसका क्या आंसर होगा कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर के पुनः जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम कैसा होता है, जिप्सम होता है सॉलिड अर्थात कठोर होता है।
ठोस होता है, ठीक है, तो जम जाता है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की क्रिया कहलाती है। यह थे इसके दो अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, जिसमें आपका पहला था इफेक्ट ऑफ हीट, इसको आप गर्म करेंगे, आप जो आपका आधा अणु है क्रिस्टल जल का वह भी बाहर निकल जाएगा, शेष निर्जल कैल्शियम सल्फेट बचेगा, जिसे हम लोग मृत ज्वलित या फिर मृत तापित प्लास्टर के नाम से जानते हैं। और आपका सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन विद वाटर, यानी कि जल से क्रिया, व्हेन वी जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर को प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जिप्सम में बदल करके सॉलिड हो जाता है, जम जाता है। यह क्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की क्रिया कहलाती है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या है, इसके उपयोग कहाँ है, क्या है और कहाँ इसका यूज किया जाता है। देखिएगा इसके यूजेस अब कौन कौन से इसके उपयोग हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सारे यूजेस इसके पता हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की। कभी आपके घर में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में किसी व्यक्ति की हड्डी टूटी है, आपने देखा होगा कि वो एक डॉक्टर के यहाँ जाता है, फिर कुछ समय पश्चात उसके पैर में या फिर हाथ में पट्टी बंधी होती है, उसके ऊपर कुछ लेप सा लगा हुआ होता है, ठीक है। जो वो लेप लगा हुआ होता है, दरअसल वो लेप किसका होता है, वो लेप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो लेप होता है पीओपी का, ठीक है। और वो जो बंधा हुआ होता है पट्टी, और पट्टी के ऊपर वो पीओपी का लेप, उसी को हम लोग प्लास्टर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर बोलते हैं। यानी कि जो टूटी हुई हड्डी होती है, टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है पीओपी। तो इसका फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, कि टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। हम आपको बता दें कि चूंकि सिलेबस अब एनसीईआरटी का हो गया है, क्वेश्चन सीधे साधे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका कैसे यहां से पूछा जाएगा कि एक आपका पदार्थ है, वह पदार्थ टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। आप उसके भौतिक रासायनिक गुण को लिखिएगा, उसके निर्माण की विधि को लिखिएगा, ठीक है, उसके अन्य दो उपयोगों को आप लिखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं आजकल। पूछ लेगा कि एक पदार्थ है जो जिप्सम से बनता है, जिप्सम से प्राप्त होता है, उसके भौतिक रासायनिक गुण लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के नए नए क्वेश्चन सब आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें, ठीक है। तो पहला इसका यूज हो जाएगा प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या है देखिएगा, घरों में आपने देखा होगा कि जहाँ पे आंगन होता है या फिर कोई भी कमरा जहाँ पे अतिथि लोगों को बैठाया जाता है, वहां पर क्या करते हैं, जो फैन होता है, फैन के ऊपर बहुत सुंदर सी आकृति बना दी जाती है। कुछ पदार्थ होता है, उस पदार्थ का ही आकृति वो बनाई जाती है। दरअसल वो पदार्थ आपका पीओपी ही होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, पीओपी होता है। और छत है वो जहां पर ये लगाते हैं, उसको सजाते हैं, यानी कि यह छतों के अलंकरण में, छत को सजाने में इसका यूज किया जाता है। छत कह लीजिएगा, आप दीवार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह छत अथवा दीवार को सजाने के काम आता है, छत या फिर दीवार के अलंकरण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके दो यूजेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला आपका ये हो गया कि टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में, और दूसरा हो गया छत या फिर दीवार के अलंकरण में इसका यूज, सजाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड इसकी क्या उपयोगिता है, आपने कभी खिलौना खरीदा है, कभी कोई मूर्ति खरीदी होगी, आपने देखा होगा कि उस मूर्ति चूंकि मिट्टी की ही बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर एक व्हाइट सा एक बहुत कह लीजिएगा चिकना सा पदार्थ लगा होता है, ठीक है। वो पदार्थ, वो लेप किसका होता है, वो लेप आपका पीओपी का ही होता है। यानी कि ये आपका जो थर्ड हो जाएगा, वो मूर्ति अथवा खिलौने बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मूर्ति अथवा खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीन हो गए, थर्ड आपका था मूर्ति और खिलौने बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जमने पर फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक पदार्थ का नाम बताइएगा जो जमने पर फैलता है, तो आप आंसर देंगे डेट सब्सटेंसेस पीओपी। वह आपका पदार्थ कौन सा है, तो वह आपका पीओपी है, ठीक है। तो चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जम करके फैलता है, इसलिए इसका उपयोग कह लीजिएगा आप सांचा बनाने में किया जाता है, सांचा या फिर जिसे मॉडल कहा जाता है, ठीक है। मॉडल बनाने में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है, अब शॉर्ट में हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। ठीक है, दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसके 5 अति महत्वपूर्ण उपयोग हो गए। पहला आपका हो गया प्लास्टर चढ़ाने में टूटी हुई हड्डी पर। दूसरा, छत या फिर दीवार के अलंकरण में सजाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, मूर्ति और खिलौने बनाने में इसका यूज किया जाता है। चौथा हो जाएगा दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। और आप जानते हैं कि पीओपी जो है वो जम करके फैलता है, जो फैलने के कारण इसका उपयोग सांचा या फिर मॉडल बनाने में किया जाता है। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। आपको कहीं भी अगर जिस वीडियो में कहीं दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को, समस्या को टाइप करें। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन 100% हम कह रहे हैं आपको मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।